हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा एडवांस IQIP सामी में। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। और तो आज की क्लास का जो पूरा कैरिकुलम है वो ये है कि आप सबने जो भी क्वेश्चन मुझे पर्सनल भेजे हैं प्रीलिम्स के लिए, और बड़ा ही अच्छा एक आप समझे समय है कि इसी फरवरी महीने में 2022 में डॉक्टर रिदम आनंद अपने पेरेंट्स के साथ मुझसे मिलने आई मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में। और फरवरी 2022 आप ध्यान से समझिएगा। और उस साल उनका पहला, यानी इसके पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पहला मेरे साथ उन्होंने अपना प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और सिलेक्शन लिया। तो फरवरी महीने में अब बड़ा ही देखिए कोइंसिडेंट कितना बढ़िया, ये भी फरवरी महीना चल रहा है। हालांकि हम लोग पीछे से बहुत अच्छी तैयारी करते हुए चले आ रहे हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक रूप से इस बार प्रीलिम्स को हम लोगों ने पकड़ा है। पिछले 5-6 महीने से अपनी क्लास चल रही है, यानी जीएस और सीसेट को हम इक्वल लेकर के चल रहे हैं। और आप सोचिए कि कोई क्लास कभी रुकी नहीं, ना सीसेट ना ही जीएस। तो अब एक सुखद संयोग ये भी है कि उस लड़की ने जिसने सफलता प्राप्त की 2022 में, फिर 2023 में प्रॉपर आईएएस यूपी कैडर उनको मिला है। तो आज वो आप लोगों के साथ रूबरू होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं टॉपिक डिस्कस कर दूं। अच्छा, ये बिहार के बहुत से बच्चों का कमेंट ये देखिए मेरी टीम ने मुझे दिया है। बच्चों आप लोग कमेंट, सर बी टू सिस्टर्स क्वालिफाइड फॉर बीपीएससी मेंस, वी नीड योर एसे क्लास एक्सेस एंड आल्सो द हिंदू, वी आर अनेबल टू कनेक्ट। तो बच्चे इस टाइप के कनेक्ट आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक और बच्चा, हेलो सर प्रणाम, मैंने भी बीपीएससी निकाला है, मैंने भी बीपीएससी प्री क्वालिफाई कर लिया सर, मुझे भी द हिंदू का और एसे का क्लास करना है, प्लीज सर मुझे भी एक्सेस प्रोवाइड करें। तो ये जो बिहार पीसेस वाले बच्चे हैं, मैं तो कब से ये फोन नंबर आप लोगों को दे रहा हूं ना भाई, फिर क्यों समस्या आ रही? आप इन नंबर्स पर कॉल करें, कनेक्ट करें, बाई चांस अगर नहीं उठता आप मैसेज करें। तो 17वीं बीपीएससी के लिए हम एसे पूरी टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आप इसके इस नंबर पर बिहार पीसेस वाले, तो आपको घबराना ही नहीं, आपको अलग से कमेंट करने की जरूरत नहीं। और कोई मेरे बच्चे भी हैं यार, कम से कम आप लोग जो अगर ये यूट्यूब पे एक लेक्चर जाता है तो आप सब लोग, कोई बच्चा ऐसा कुछ जानकारी मांग रहा है तो ये नंबर आपको देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये सारी चीजें हैं। और ये हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है, यानी आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप बढ़िया डाउनलोड करिए, आइए जुड़िए हमारे साथ, क्या दिक्कत है? और अभिव्यक्ति पर सारे हमारे क्लासेस यहां पर चलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। जीएस फाउंडेशन, हिस्ट्री ऑप्शनल, जीएस फाउंडेशन प्लस हिस्ट्री कॉम्बो, यानी सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। पूरा आपका बेसिक ही कराया जाता है, सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। तो आप लोग कृपया इन नंबर्स पर कॉल करके आप ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, आप पूरा यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी यहां कराई जाती है। हिंदी साहित्य, हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सारी यानी पूरे फाउंडेशन के बैचेस हैं, प्लस अन्य ऑप्शनल में मेंटोरशिप भी मेरी तरफ से दी जाती है। चलिए, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे, यानी बजट का एक पहलू आया हुआ है। और बजट का वो पहलू क्या है कि जेंडर बजट, यानी इस बार के बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी नीतियां, योजनाएं क्रियान्वित करने का शपथ लिया गया है, या हम कहें करने की शपथ ली गई है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर शब्द होगा। इस विषय को लेकर के हम पढ़ेंगे। और आपको पता है 2005-6 से 2005 एंड 6 से भारत में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत हुई। जेंडर बस्टिंग अगर आप पढ़ते हैं तो जेंडर बस्टिंग क्यों हमारे लिए या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब उसको आप आकर के पढ़ेंगे जीएस पेपर 1, यानी सोसाइटी में एक यूनिट है महिला संगठन एवं महिला समाज, यानी वुमेन से रिलेटेड विषय आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे प्रश्न पूछता है, बहुत से प्रश्न पूछा, एक का जिक्र मैं कर देता हूं कि पैट्रियार्की मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। पैट्रियार्की के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, वुमेन इंपावरमेंट को पैट्रियार्की कैसे समस्या दिलाता है, इस प्रकार की चीजें पूछी गई हैं। अभी अभी 2021 में गिग वर्कर्स पर, 21 या 22 में गिग वर्कर्स के रूप में महिलाओं पर प्रश्न पूछा गया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी
इकोनॉमी की घटनाएं हो रही हैं वो इस सोसाइटी में पूछी जा रही, या ऑब्वियस है पेट्रियार्की और इन सब को तोड़ने के लिए जो जेंडर बस्टिंग है कैसे सहायक होगा, ये सारे विषय हमेशा से रेलिवेंट रहेंगे। फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग पूरी एक यूनिट है, उसके साथ भी ये सीधे सीधे कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें भी पूछे गए हैं विस्तार से प्रश्न। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ, ए से जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया 2020 में आर्थिक समृद्धि के बिना 19 अभी हाँ 20 में आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय, परंतु आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। तो अब आप विचार कीजिए क्या करा, सामाजिक न्याय के लिए ही जेंडर बस्टिंग की संकल्पना लाई गई, चूंकि सभ्यता के विकास के 2 पहियों में से एक पहिया यानी महिलाओं की इस व्यवस्था में भागीदारी कमजोर रही है। अगर रही भी है तो वह कुछ सीमित कार्यों तक ही उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के ऐसे आपसे अगर पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको इस कंटेंट से लिखने में सहायता मिलेगी, और जेंडर बस्टिंग स्वाभाविक रूप से सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसे हमने 2005-6 में प्रारंभ किया है। फिर प्रीलिम्स के लिए और बहुत से ऐसे यानी 2020 में एक और ऐसे पूछा था, अगर आपको याद हो, पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, जो नजर नहीं आती लेकिन सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा कारक है। तो बहुत सी चीजें इसमें, बहुत मजेदार चीजें हैं। अगर हम स्वाभाविक रूप से महिलाएं, कभी आपने ऐसा एनालिसिस जरा ध्यान से देखिएगा जो अब मैं करने जा रहा हूं, कभी आपने कभी चिंतन किया, किसी किताब में तो है नहीं और ना ही इस एडिटोरियल में, मैं अपने ढंग से एक पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं कि इस पूरे टॉपिक को जो मैं IQ-IP कर रहा हूं उसका एम क्या है। इसका एम यही है, वुमेन इंपावरमेंट बच्चों, है कि नहीं, यानी महिला सशक्तिकरण। हां बोलते चलिए, हां वुमेन इंपावरमेंट। तो अगर वुमेन इंपावरमेंट होंगी तो क्या जीडीपी नहीं बढ़ेगी, आप मुझे बताएं। अरे भाई, जब हम पढ़ते हैं जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जरा देखिएगा। सबसे बड़ा इंजन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो उपभोक्ता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो अगर जो कंज्यूमर हैं, अगर उनको हम टोटल कंज्यूमर 100 मान लें तो 100 में 50-50 है ना भाई, 50 पुरुष है 50 महिला। तो आज इस इकोनॉमी में डिमांड पुरुषों की तरफ से है और कुछ महिलाओं की तरफ से अधिसंख्य महिलाएं, या हम कहें अधिकांश महिलाएं इस डिमांड में आज चुप बैठी हुई हैं। तो ऐसे में अगर हम जेंडर बस्टिंग के द्वारा महिलाओं को सशक्त करते हैं तो क्या हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंक्रीज करेंगे कि नहीं करें, और जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या जीडीपी ग्रोथ का दूसरा इंजन कौन सा होता है, जिसे हम GFCF कहते हैं, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी निवेश। तो क्या प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जिसका रोल है 33% यानी इस सेक्टर का। तो आप देख सकते हैं महिलाओं की भूमिका अगर बढ़ाते हैं, जैसा कि बजट में कल्पना की गई है और व्यवस्था भी की गई है, तो हम ना केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से, ना केवल महिलाओं पर पितृसत्ता के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से, अपितु हम भारत की जीडीपी को बढ़ाने की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? ये एंगल आपने कभी, ये मैं इसलिए कहता हूं जिससे आपको प्रतिदिन क्लास के प्रति एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण बना रहे कि इस व्यक्ति की क्लास प्रतिदिन देखनी, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या ये एंगल किसी किताब में, किसी एनसीईआरटी में, दुनिया के किसी भी लेक्चर में आपने इसके पहले सुना, किसी भी इकोनॉमिक्स की अच्छी से अच्छी किताब में? तो ये एनालिसिस आपको लेके चलना है और इतना ही पढ़ना है, विश्वास करें इतना ही पढ़ना। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि 25 मई को जब मेरे बच्चों का प्रीलिम्स हो जाए, 26 मई से उनको हिंदू रिवाइज करने में कोई समस्या ना हो, उनके पास नोट्स हो, और स्टार्टिंग में ही मैं सारा डिस्कस कर देता हूं, बस वो एक बार सुन लेंगे तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चे? यस, छवि कह रही है कि सर एसडीजी गोल को भी अचीव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ना चाहिए? तो हम इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे विषय पर पढ़ाई करने जा रहे हैं कि दोषी व्यक्तियों को चुनाव में टिकट ना मिले, यानी जो भी अपराध जिनके ऊपर सिद्ध हो चुका है, किसी भी 1 टाइप 2 टाइप किसी भी प्रकार का। तो ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण, ये सारे विषय हमेशा से ही इस व्यवस्था में चर्चा का विषय रहे हैं, खासकर 1960s के डिकेड के बाद। और इसी विषय पर हिंदी साहित्य, इसको मैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ भी जोड़ूंगा। हिंदी साहित्य में हम एक उपन्यास है जिसे पढ़ते हैं महाभोज। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? महाभोज, यानी मृत्यु का भोज, महाभोज। और उसमें एक दलित व्यक्ति की मृत्यु होती है, विशु, और समस्त एविडेंस, साक्ष्य हैं कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना कैसे हुई। लेकिन उपन्यास खत्म हो जाता है और विशु को न्याय नहीं मिलता। होता क्या है इस उपन्यास में? यानी राजनीति। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, राजनीति किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द केवल इसलिए की जाती है कि जब हम सत्ता पाएंगे तभी विशु को न्याय मिलेगा। सत्ता पक्ष कहता है कि अगर सत्ता हमारे पास रहेगी तब उसको न्याय मिलेगा, विपक्ष कहता है कि अगर हम सत्ता नहीं पाएंगे तो उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। और इसी प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में गुत्थम गुत्था रहते हैं और अंत तक भी इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। और आज भी स्थिति आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो उस उपन्यास में भी राजनीति के अपराधीकरण पर बातचीत की गई है। ठीक, तो उसके साथ भी इसको जोड़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट क्रिस्प, क्या ही दिक्कत है पढ़ने में। एग्जैक्ट इस पर कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर अगर कोई प्रश्न आता है तो ये भारतीय राजनीति में सुधार के विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू ये भी है जिसकी तरफ सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में नैतिकता का अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे, उसका टाइटल है राजनीति और नैतिकता। तो राजनीति और नैतिकता के चैप्टर में भी किस प्रकार से राजनीति को अपराध से मुक्त किया जाए, इसके लिए सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट में ढेर सारे सजेशन दिए गए हैं, जिसका मैं यहां कुछ जिक्र कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से फिर उसके बाद ए से तो बताने की जरूरत नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है। तो स्वाभाविक है, अगर जनप्रतिनिधि में दोषी व्यक्ति जो जेलों में बंद हैं, दंड मिल चुका है, तो अगर भारतीय लोकतंत्र जो जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है, उसमें अगर दोष सिद्ध व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह भारतीय लोकतंत्र के स्याह पक्ष को दिखाता है, ब्लैक साइड को दिखाता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ पहल या स्वस्थ घटनाक्रम नहीं है। आप ऐसा उल्लेख कर सकते हैं। प्रीलिम्स और उसके साथ साथ इथिक्स के लिए तो मैं हर टॉपिक इथिक्स के लिए कनेक्ट ही करता हूं। यहां पर कई कानूनों का जिक्र है। क्या ट्रंप टोबिन टैक्स के साथ पूंजी नियंत्रण निषेध को तोड़ेंगे? तो टोबिन टैक्स चर्चा में आया है, अमेरिका के संदर्भ में है, तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे टोबिन टैक्स क्या है, बाकी और कुछ भी नहीं। एआई प्रसार ढांचे के निहितार्थ ऑब्वियस है, ये हम लोग कर चुके हैं, आज भी एआई पर ही आया था। गेन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, इसको भी आपको मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, ग्रीन इकोनॉमी के क्या लाभ हैं आप आसानी के साथ करेंगे। बस महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अब जीएस पेपर 3 जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 3, तो अब जीडीपी के साथ ही आपको नहीं आगे बढ़ना है। अब आपको ग्रीन जीडीपी पूछ रहा है तो भी आप, और पक्का है पूछा जाएगा, और नहीं पूछ रहा है तो भी अब ग्रीन जीडीपी की संकल्पना आपको लिखनी है जीएस पेपर 3। ठीक है, फिर जीएस पेपर 3 में ही ऑब्वियस है, जब ग्रीन जीडीपी आएगी तो हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ पहुंचेंगे। जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, सरकारी नीतियां। जीएस पेपर 4 यानी एनवायरमेंटल एथिक्स, अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे तो हम पर्यावरण नैतिकता का अनुपालन करेंगे, जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा हुआ है। इनफैक्ट एक केस स्टडी पूछी हुई, केस स्टडी में क्या कहा है कि भाई पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चले, उसके लिए एक फेजिबल स्ट्रेटजी बताइए, एक साध्य रणनीति बताइए। प्रश्न पूछा कि नहीं आपसे, एक साध्य रणनीति बताइए कि दोनों साथ साथ चले। भाई दोनों कैसे चलेंगे? जब हम जीडीपी को ग्रीन जीडीपी की संरचना में डाल देंगे।
और जैसे ही हम ऐसा ढालेंगे फिर वह प्रश्न आ जाएगा। दो प्रश्न आए थे अभी तक एनवायरमेंट पर डायरेक्ट, धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है, और इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रश्न आपसे ऐसे में पूछे गए और इन दोनों में ये पूरा टॉपिक आकर के घुस जाएगा। और बाकी नए टॉपिक्स में भी जिसमें भी आप एनवायरमेंट लिखेंगे तो आप बताएंगे। ग्रीन इकोनॉमी के लाभ ये होते हैं, इसलिए अब हमें जीडीपी को ग्रीन जीडीपी की तरफ या इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म या रूपायित या रूपांतरित कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर एक एनएफआरए संस्था की चर्चा है जिसको हम प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ाएंगे। हालांकि इसमें हाई कोर्ट का एक फैसला है, लेकिन एनएफआरए ये क्या है इसके बारे में हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। और इसके बाद स्टरिन कीर, इनके बारे में ये राइटर हैं और महत्वपूर्ण है, इनके बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। और ऑब्वियस है एमएसपी यानी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दर में कटौती की, जिस पर मैं विस्तार से आपको बता चुका हूं, वो भी आया हुआ है। तो बहुत से टॉपिक रिपीट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं वैज्ञानिकों ने पास की आकाश गंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन रिंग, अब ये प्रीलिम्स के लिए एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है, इनफैक्ट मेंस के लिए भी, स्पेस वगैरह, ज्योग्राफी के लिए भी, यूनिवर्स, तो साइंस भी हो गया और ज्योग्राफी भी हो गया, इसीलिए जीएस1 भी लगा हुआ है। यानी अगर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड पर कोई प्रश्न है, मैंने बनाया भी है, तो ये आइंस्टीन रिंग क्या है, क्या खोज हुई है जीएस पेपर, और उससे यूनिवर्स के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार कैसे होगा, यानी डार्क मैटर वगैरह के बारे में। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर 3 स्वाभाविक है, साइंस का यह विषय है ही है, स्पेस और प्रीलिम्स, और उसके साथ साथ ऐसे विज्ञान एवं रहस्यवाद क्या परस्पर संगत है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था, विज्ञान और रहस्यवाद। तो पहले कोई चीज रहस्य ही है, बाद में जब उस पर हम परीक्षण करते हैं फिर वह पुष्ट हो जाती है, फिर वो वास्तविकता बन जाती है, और फिर हम कहते हैं कि यह विज्ञान की वस्तु है। तो विज्ञान और रहस्यवाद एक स्तर पर एक जैसे हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर स्वाभाविक रूप से अलग हैं। एक साहित्य का विषय है, दर्शन का विषय है रहस्य, और विज्ञान वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का आधार है। फिर इसके बाद यह भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ईवीएम डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या बताया है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी 2018 का अगर आप पेपर उठाएंगे, 2018 के पेपर का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईवीएम मशीन के ऊपर, और फिर उस प्रश्न में डाला गया कि आज चुनाव आयोग को अपनी ट्रांसपेरेंसी साबित करने की दृष्टि से क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंज है, वो कैसे अपनी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता को साबित कर रहा है। आप प्रश्न देखें तो, और वह पूरा प्रश्न ईवीएम के ऊपर ही था, यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आज हम सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसको लेकर के पुनः उसी प्रश्न को एक नए ढंग से मॉडल क्वेश्चन के रूप में रखेंगे, क्योंकि ईवीएम पर 2018 में आया है, कभी भी फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यूनिट नंबर 1, और ऐसे स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की डेमोक्रेसी में भूमिका या भारतीय लोकतंत्र से संबंधित कोई भी विषय। तो अच्छा टॉपिक है, इसमें ये मतलब काफी अच्छा टॉपिक है, इसको मैंने बनाया भी बड़े प्यार से। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी मुजीबुर रहमान की विरासत को क्यों निशाना बना रहे, यानी शेख हसीना और उनके फादर यानी जो संस्थापक हैं बांग्लादेश, कहीं ना कहीं इस समय बांग्लादेश में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि मुजीबुर रहमान की विरासत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो आप कहेंगे सर इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पहले भी पढ़ाया, आज आपको पूरा घटनाक्रम पता लग जाएगा। हर एक बच्चे को यह जानने और सीखने का अधिकार है, हर एक बच्चे को यह जानने और सीखने का अधिकार है। क्या जानने और सीखने का अधिकार है? हर एक बच्चे को यह जानने और सीखने का अधिकार है कि बांग्लादेश में पूरा घटनाक्रम 1971 में बना, कैसे बना, उसके फाउंडर्स और पूरी की पूरी आज तक की जर्नी और वर्तमान घटनाक्रम का भारत बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव।
आप कहेंगे सर हमें नहीं जानना, हम कहेंगे नहीं भाई जानना है। 2014 में शाहबाग स्क्वायर की एक घटना हुई थी, उसमें भी इस्लामी कट्टरपंथ का एक गहरा संदर्भ था और यूपीएससी ने उठा करके आपसे पूछ लिया था कि शाहबाग स्क्वायर में जो घटना घटी उसके संदर्भ में भारत बांग्लादेश के रिश्तों की समीक्षा कीजिए। तो इसी वजह से बांग्लादेश में दे रहा हूं। खास करके मेरा टारगेट बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के बच्चे हैं जो अभी लिखने जा रहे हैं बिहार पीसीएस का मेंस। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बच्चे बिहार पीसीएस के मेंस की तैयारी करें 70th मेंस की, उनको स्वाभाविक रूप से मैं उसी बैच में जिसमें बीपीएससी कोर्स में एडमिशन लिए हैं या यूपी पीसीएस वाले बच्चे जो मेंस की तैयारी करें उनको मैंने हिंदू का कोर्स दिया हुआ, जिससे कि आने वाले 2 महीनों तक वो लगभग 2 महीने में मैं अगर कहूं तो 200 मुद्दे मिनिमम कम से कम वो पढ़ के जाएंगे, वो भी मेरी स्टाइल में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन आंसर भी बना दिया है, तो बीपीएससी वाले बच्चों को एक बहुत बड़ा यहां पर एडवांटेज है। तो अभी फिलहाल उन्हीं के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वैज्ञानिकों ने पास की आकाश गंगा के चारों आइंस्टीन रिंग की खोज की है, यह क्या है और इसका क्या महत्व है, यह विषय आज चर्चा में है। ठीक है, अब इस विषय को आप जरा एक बार यहां पर देखें, व्हाट इज द इश्यू। ठीक है, यानी इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने, यूक्लिड शब्द पर फोकस करिएगा, यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने एनजीसी, रेस्ट कर लो, एनजीसी 6505 के आसपास एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की जो पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से स्थित 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाश गंगा है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि आइंस्टीन रिंग वैज्ञानिकों को डार्क मैटर, दूर की आकाश गंगाओं की संरचना और ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने में मदद करती है। यह लेख क्या क्या बताता है, आइंस्टीन रिंग क्या है, यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है और यह अंतरिक्ष अनुसंधान में कैसे मदद करती है, तो ये 3 विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलैक्स हो, आ जाओ, ठीक, तो आजा है आप ही पूरा आधे घंटे से बच्चों। तो एक्चुअली रिदम आ गई है, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि इनको अब जाना भी होगा फिर से वहां पे लवासना, तो स्वाभाविक है आप लोगों के जो प्रश्न थे मैं एक बार उन प्रश्नों का जिक्र कर दूं जो इन तक पहुंचा दिया गया है, क्या क्या प्रश्न है। तो क्योंकि देखो प्रीलिम्स निकालना सबसे बड़ी आवश्यकता है, हिंदू और ये सारी चीजें तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब चाहूंगा जैसे आपको सिखा लूंगा। तो एक बार क्या क्या जिससे हर एक बच्चे को कम से कम इस क्लास से कनेक्ट मिले, क्या क्या विषय ये डिस्कस करेंगे। जैसे पहला, आप तो पहली बात अपना कुछ भी आप पूछ लेंगे, मैं यही रहूंगा, आप लोगों का प्रश्न बता ही दूंगा। यानी पहला यही था कि आप फरवरी, यानी ये बच्चों ने पूछा कि जब आप सर जी से मिली से प्रीलिम्स तक क्या क्या और कितना पढ़ी, तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके पीछे रीजन है कि फरवरी में अब आप लोग भी आके खड़े हुए, फरवरी मार्च अप्रैल हमारे पास मई तक का टाइम है। ठीक है, कंटेंट और स्ट्रेटजी पर थोड़ा बता दीजिए, तो ये बताएंगी, पहला ये हमारा रहेगा। दूसरा, इस दौरान आपके स्ट्रांग और वीक पॉइंट क्या क्या रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बीच यानी फरवरी से लेकर के अभी तक का स्टडी वगैरह, सब्जेक्ट कौन किया, मतलब आपने पूरा पढ़ा या कुछ सेगमेंट पढ़ा, स्ट्रांग पॉइंट पर वर्क कैसे किया और वीक पॉइंट को कैसे हैंडल किया। फिर तीसरा ये डिस्कस करेंगे आपका डेली रूटीन क्या था, डेली कितने आवर्स और टारगेट आप कंप्लीट करती थी, इस दौरान आपने कितने रिवीजन कंप्लीट किए, ये अच्छा प्रश्न है, रिवीजन। फिर फैक्ट लर्निंग को आपने कैसे हैंडल किया, ये चौथा होगा। पांचवा, प्री में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की लास्ट 2 ईयर में, यानी 2022 वाले अटेम्प्ट में भी और अभी के अटेम्प्ट में। और छठा, फरवरी से प्री डेट इतने कम समय में आपने कैसे सब मैनेज किया, ये तो बड़ा गजब का है ये वाला, कि क्योंकि 2022 में फरवरी में हमारे पास आई, कोई सजेशन हम लोगों के लिए। तो ये इतने प्रश्न वैलिड है बच्चों, ये इतने प्रश्न वैलिड है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आप सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।
तो आज आप लोग ये कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन स्वाभाविक रूप से पढ़ाई करते ही रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आ जाओ, ये यहीं पे लगा लेना है। आ जाओ, ये करंट वाला नहीं है ना ना करंट नहीं है, ये अच्छा वाला है। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। कुछ हाँ ठीक है। तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहती थी। प्रीलिम्स के लिए पूरा फोकस रहेगा। तो आज आप लोगों का प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो जैसे सर ने अभी क्वेश्चंस बताए थे कि फरवरी में मिले तो प्रीलिम्स तक क्या क्या और कितना पढ़ा, खुल के पूरा एक चीज कंटेंट और स्ट्रैटेजी पर थोड़ा बता दीजिए। तो प्रीलिम्स तक ये था कि मैंने एक बारी बेस अपना प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैं 2019 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उससे पहले मैंने 2 प्रीलिम्स के अटेम्प्ट दिए थे, पर मैं वो क्लियर नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद फिर मैं सर से मिली थी जनवरी अराउंड में, जनवरी फरवरी में। तो एक ये चीज थी कि जो बेस है वो मैंने किया हुआ था, जो बेसिक रिविजन है, जो एनसीईआरटीज हैं, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है या लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, वो सब पढ़ चुकी थी। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इतने टाइम से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी ये सब पढ़ चुके होंगे। तो ये चीजें जो आई थिंक सब बच्चे करते ही हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी काम आती है इस टाइम पे कि अब जो हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसको यूज कैसे करना है, उसको हम एग्जाम के लिए अच्छे से यूज कैसे करें। तो क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, तो सर ने मुझे बोला था कि अपने कोई भी 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज कर लो जो आपको लगता है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ले लेती हूँ। ये सही है, बट तो क्योंकि एक चीज इन लोगों का, ठीक है? हाँ जी सर। बता के बच्चों एक आ जाएगा। बच्चों एक चीज तुम लोग पूछना, ठीक है ना? और एकदम जब तक आपके सभी डाउट सॉल्व ना हो जाएं तब तक इनको पकड़े रहना, ठीक है? तो एक चीज पूछ करके आप पूरा कर दो। मैं यही हूं बच्चों, ठीक है? तो मैं ये बोल रही थी कि हमारा मेन एम है कि हम एक कट ऑफ क्लियर कर ले। हमें 100 के 100 क्वेश्चंस तो करने नहीं है, हमें एक डिसेंट मार्जिन से कट ऑफ क्लियर करना है। ये एक डायरी निकालना, मैंने जो बताया वो अलग बात है। देखो, जो बच्चे सफल हो चुके हैं ना, वो जो बता रहे हैं उसको एक बार फिर से लिखना है। कितना अच्छा पॉइंट आया है, बहुत ज्यादा वाला, अदरवाइज मैं आता नहीं, मैं निकल गया था क्लास से। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि प्लीज कट ऑफ को ध्यान में रखिए, शुरू से ही बता रहा हूं। तो जो जो पॉइंट ये बोल रहे हैं इनको लिखते चलेंगे, याद रहेगा नहीं, कुछ दिन के बाद सब भूल जाएगा। तो डायरी निकालो, जितने भी हिट पॉइंट आ रहे हैं, स्ट्रेटजी वाले, ज्ञान वाले नहीं, किताब वाले नहीं, वो प्लीज लिखते जाना। तो कट ऑफ बहुत अच्छा पॉइंट है बस। तो उसके लिए वही होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उनमें कोई भी गेस नहीं कर पाता है, किसी को भी वो आंसर करना मुश्किल है। तो उन क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस हमारे मेजर टारगेट नहीं है कि हम 50 बुक पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। हमारा टारगेट है जो हमारा सिलेबस है उसमें से जो हम पढ़ेंगे और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2013 से लेकर अभी तक के कीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो देख के आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। और मैं इस बात पे थी कि 3 सब्जेक्ट सर ने मुझे बोला था कि अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैंने अपने 3 सब्जेक्ट्स रखे थे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। थोड़ा मेरे को वो एक थोड़ा उसमें एक मुझे लगता है कि जिसमें अच्छा हो जाए, तो ये दोनों भी मैंने प्रिपेयर करी थे और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करी थी। इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 15 to 20 आ जाते हैं। तो इट हैज अ वेरी गुड वेटेज एंड इट इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट कि उसमें अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके आंसर्स आपके सही हो जाएंगे। उसका एक लिमिटेड सा सिलेबस है, एक ही उसका वो पैटर्न रहता है, उसी टाइप से आते हैं और करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो आप उसका बेसिक समझ लीजिए, जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं और फॉरेन एक्सचेंज, वो सब समझ लीजिए। उसके बाद फिर उससे जो रिलेटेड
करंट अफेयर्स है वो सब कर लेते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप सारे आंसर्स कर पाएंगे। तो यही था कि कंटेंट और स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से किया था कि इनके क्वेश्चंस मुझसे गलत ना हो, पर ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया था, बाकी सब्जेक्ट्स भी साइड बाय साइड मैं इतना देख लेती थी कि कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इजी सा जो क्वेश्चन है वो मुझसे मिस ना हो और वो मैं कर लूं। तो कंटेंट में तो आपकी जो बुक लिस्ट रहती ही है सब्जेक्ट वाइज वो सब है ही, आई एम अज्यूमिंग कि वो सब आपने पढ़ा ही होगा। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए तो 11th-12th की एनसीईआरटीज दे आर गुड इनफ। तो ये सारा कंटेंट है और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक किसी का कोई डाउट हो तो आई थिंक आप सारे डाउट्स मुझसे एंड में पूछ ही सकते हैं। ये कंटेंट के अलावा जो बेसिक बुक्स हैं उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर सर का द हिंदू चलता है ये, तो उसमें से मोस्टली करंट अफेयर कवर हो ही जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़िए और कोई भी ईयरली कॉम्पाइलेशन आप ले सकते हैं अपने प्रीलिम्स से पहले सारे सब्जेक्ट्स का, उससे भी करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं कवर हो। बेसिकली उससे हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ना आए पर उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और उससे काफी चीजें पता चल जाती है, फिर आप कोरिलेट करके कुछ ना कुछ उस टाइम आंसर कर पाते हैं। और उसके अलावा कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उससे आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। साथ में कंटेंट इनहांस करने के लिए आपको हेल्प करता है जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं। तो मैंने 40 to 45 टेस्ट दिए थे, तो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और आपका कंटेंट भी वो इनहांस करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पर कुछ पॉइंट आपसे मिस हो गया है या फिर कुछ चीजें आपको नहीं पता चल पाई हैं, पर टेस्ट सीरीज में अगर वो क्वेश्चन पूछा होगा तो वो आपको, आप आंसर करेंगे बाद में रिविजन करेंगे तो उससे वो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके कंटेंट के लिए रहती हैं। और आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या क्या रहे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर वर्क कैसे किया और वीक पॉइंट को कैसे हैंडल किया आपने। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है ये था कि एक बार ही मैंने सारी बेसिक चीजें पढ़ रखी थी अपनी ये इस वाले 2022 वाले प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले। तो ये था कि मेरे को बस स्ट्रैटेजाइज करना था कि चीजें पता थी, हिस्ट्री में जो पूरी स्टोरी लाइन है वो पता था, पॉलिटी में पढ़ा हुआ था, एक इकोनॉमिक्स थोड़ा मुझे अच्छे से रिवाइज करना था पर वो भी मैंने पढ़ रखा था। तो ये है कि स्ट्रेंथ मुझे लगता है ये थी कि अब मेरे को मेजरली स्ट्रैटेजाइज करना था कि मैं अपने क्वेश्चन सही कैसे करूं। दूसरी स्ट्रेंथ ये रही कि जैसा मुझे सर ने बोला था कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको ऐसा नहीं मतलब करना है कि बिल्कुल ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दें और वो नेगेटिव हो जाएं। योर फोकस शुड बी कि आप क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करें। तो एक और चीज जो मुझे लगता है हेल्प करी कि सिंस मैंने बेसिक चीजें पढ़ी हुई थी तो मेरे पास टाइम था अच्छे से टेस्ट सीरीज वगैरह करने का। तो टेस्ट सीरीज में मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया कि मैं कभी 90 से 95 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दे रही हूँ और वो फिर ऐसा हो रहा था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही थी और मेरे मार्क्स कम पड़ रहे थे। और जब मैं अराउंड 70 to 75 क्वेश्चंस करती थी या 80 क्वेश्चंस करती थी तो एक्यूरेसी पे फोकस करके मेरे मार्क्स ज्यादा आते थे। तो इस टेस्ट सीरीज में मैंने जब इस चीज को प्रैक्टिस किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ये सही स्ट्रैटेजी है। तो ये सब स्ट्रेंथ मैं बोलूंगी रही थी। और वीक पॉइंट आई थिंक ये था कि अपने इमोशंस को मैनेज करना, क्योंकि दैट वाज 2022 वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड 23 वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। तो और इससे पहले 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो मैं बहुत डरी हुई थी और आई वॉज रियली वरिड कि होगा नहीं होगा। और क्योंकि 2 बार नहीं हुआ था तो मैंने कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दिया था। तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे सपोर्ट सिस्टम में तो सर थे, बिकॉज समहाउ वी आर नेबर्स ऑल्सो। तो मेरे को जब भी डाउट आता था, सेल्फ डाउट में होती थी या जब भी परेशान होती थी तो मैं सर को मैसेज कर देती थी या घर ही चली जाती थी। तो आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट वे कि वो मुझे हेल्प किया। उसके अलावा मेरी फैमिली ने भी उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया।
अपने घर पे बात किया, पेरेंट्स से बात किया या भाई से बात की, तो वो लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और एक और चीज होती है कि इतनी प्रिपरेशन में मोटिवेटेड रहना या बोर्डम आ जाना, तो उसके लिए मुझे सर ने भी सजेस्ट किया था कि टॉपर स्टॉक देखने के लिए, कुछ कुछ अच्छे टॉपर स्टॉक, तो वो उस टाइम बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जब हम प्रिपरेशन के टाइम में वो देख लेते हैं ना, तो हम उससे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आप घंटों घंटों बैठ के टॉपर स्टॉक ही देखते रहे, पर देयर वुड बी टाइम्स जब आप लो फील कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कोई अच्छा टेड टॉक या टॉपर स्टॉक देख सकते हैं। आपका डेली रूटीन क्या था? डेली कितने आवर्स टारगेट आप कंप्लीट करती थी? इस दौरान आप कितने रिवीजन कंप्लीट किए? तो मेरा डेली रूटीन बेसिकली, मैं रात में पढ़ती थी, तो मेरा डेली रूटीन यूजुअली ये होता था कि दोपहर में 12-1 बजे मैं पढ़ना शुरू करती थी, फिर रात के 5 बजे तक, 5-6 बजे तक मैं पढ़ती थी, उसके बाद डे टाइम में सो जाती थी। तो एक चीज जो मैं करती थी कि ये सबका अपना अपना पैटर्न होता है, तो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई वुड लाइक कि आप क्वेश्चंस मुझसे एंड में पूछ लीजिए। तो इफ यू नो इन डिटेल्स, मतलब मेरा रूटीन में क्या रहता था, तो मैं क्या करती थी, मैं उठते ही सबसे पहले पढ़ने लग जाती थी। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब बाद में करती थी, उठते ही मैं 1 घंटा पढ़ लेती थी। तो उससे एक इनर्शिया ब्रेक हो जाता था कि अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा उसके बाद अच्छा लगता था कि कुछ सिलेबस खत्म हो गया है, और वो एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ, कुछ चीज तो मैंने पढ़ी ली है, अब आगे और पढ़ना है। तो उठते ही 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, या कभी 40-45 मिनट्स पढ़ लिया। उसके बाद में अपना डेली रूटीन का फ्रेशन अप होना या ब्रेकफास्ट करना, वो सब करती थी, क्योंकि वो फिर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद मेरे लिए एक ब्रेक जैसा भी हो जाता था। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ती थी। और ये जो बेसिक रूटीन वाले काम हैं, जैसे बाथ लेना, नहाना, तो मैं क्या करती थी कि 6-7 घंटे बाद इवनिंग में नहाती थी, तो उससे वो मेरा एक बहुत अच्छा सा ब्रेक हो जाता था। तो इस टाइप से अपने डेली रूटीन को मैंने ऐसे डाल दिया था कि मेरी ये पढ़ाई होती रहे, वो प्रायोरिटी रहे, और जो बाकी सारे हम काम करते वो एक तरह से ब्रेक की तरह काम करें। तो कितने आवर्स टारगेट करती थी? तो आई वुड से आवर्स तो वेरी करते हैं। आपका जब एग्जाम में टाइम होगा तो एक थोड़ा फटीग भी आ जाता है, आप कभी 6 घंटे पढ़ते हैं, कभी 8 घंटे पढ़ते हैं, पर जब एग्जाम पास आने वाला होता है तो उसकी फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। आप 16 घंटे भी पढ़ लेते हैं, आप 18 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो इट्स मोर अबाउट, आई वुड से, कि क्वालिटी। बिकॉज देयर वर डेज कि जब मैंने ऑफ ले लिया, कि किसी दिन मैं पढ़ी नहीं, तो इट्स मोर अबाउट कि आप एक क्वालिटी में अच्छी स्टडी करें, रादर देन आवर्स टारगेट करने की। अपना सिलेबस कंप्लीट करें, वो टारगेट करें कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कि 5 दिन में मेरे को पॉलिटी पढ़नी है, तो फिर 5 दिन में पॉलिटी पढ़नी ही है, चाहे वो 6 घंटे पढ़ के हो जा रही है, चाहे वो उसके लिए 10 घंटे लग रहे हैं। तो उस हिसाब से टारगेट करें। और दूसरा ये है कि आर्ट्स के बारे में यही कि एक क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है, और दूसरा ब्रेक्स। हाँ, ब्रेक्स का मैं बताना चाहती थी कि आप ब्रेक्स बहुत स्ट्रैटेजिकली ले सकते हैं। कि आपको पता है कि 3 दिन बाद आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुछ काम है, तो उससे पहले आप अपना थोड़ा ना, आप अपने आप को पुश कर पाएंगे कि उस दिन सपोजिटली मंडे को मैं ब्रेक लूंगा, मंडे को मैं नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता हूँ। तो अपने जो, अगर आप ब्रेक्स होंगे उनको स्ट्रैटेजाइज करेंगे, इसे एब्रप्टली ना लेकर प्लान्ड ब्रेक लेंगे, तो आप अपने एक पढ़ाई का फ्लो बना सकेंगे। क्योंकि हो सकता है आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर आपको पता है कि परसों आप ब्रेक लेने वाले हैं, तो आप अपने आप को आज पुश कर सकते हैं कि हाँ, आज मैं पढ़ लूं। और इस दौरान कितने रिविजन्स कंप्लीट किए? तो रिविजन्स आई वुड से बहुत सारी, मतलब क्योंकि मैं 2019 से पढ़ती आ रही हूँ, तो तब से रिविजन ही चल रहा है एक्चुअली। तो ये है कि कुछ कुछ, जैसे लक्ष्मीकांत है, तो सब बोलते हैं कि उसको 9-10 बार तो पढ़ ही लें।
तो रिविजन तो आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब जितना हो सके उतना अच्छा है। तो रिविजन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप 10 बार पढ़ लें, आप 20 बार पढ़ लें, जितनी बार पढ़ ले उतना अच्छा है। बल्कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप स्पेसिफिक कंटेंट रखें, कंटेंट में बहुत डाइवर्स ना हो, और रिविजन मल्टीपल करें, क्योंकि उससे आपको चीजें याद रहती हैं। एंड जब चीजें याद रहती हैं तो आप, हो सकता है कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए, उनको कोरिलेट करके आप उस टाइम उसे आंसर कर सकते हैं। फैक्ट लर्निंग को आपने कैसे हैंडल किया? भाई मल्टीपल रिवीजन, फैक्ट लर्निंग का यही सोल्यूशन है कि आप मल्टीपल रिवीजन्स करें, उसी से आपको याद रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज मैं देती थी, तो टेस्ट सीरीज भी उस चीज में हेल्प करती थी कि सपोजिटली मैंने कुछ पढ़ा, कुछ याद किया, वही क्वेश्चंस टेस्ट में आ गए। तो टेस्ट में भी जो उनके आंसर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट के आंसर्स देखें। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट योर प्रैक्टिस, वो आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके फिर आपको आंसर्स आने चाहिए। अगर आपको आज 100 में से 40 क्वेश्चन आते हैं, वो कोई इशू नहीं है, पर जब आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसके आंसर्स पढ़ लिए, उन्हें याद कर लिया, तो बाय द एंड ऑफ द डे आपको 100 में से 100 क्वेश्चन या फिर 100 में से 80 क्वेश्चन आते होंगे। तो ये होता है टेस्ट सीरीज का पर्पस। तो वही है, टेस्ट दें तो उसमें चीजें रिपीट होती रहेंगी, रिवीजन करें। फैक्ट लर्निंग का यही है। और बाकी आप ये चीज कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सपोजिटली अगर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं या फंडामेंटल राइट्स याद करने हैं, तो उनको लिख लीजिए एक जगह, और जब भी फ्री टाइम हो, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो एक नजर मार ली, या फिर सोने से पहले उन एक नजर मार ली। ये सब तरीके आप यूज कर सकते हैं फैक्ट्स लर्निंग के लिए। प्री में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया? आई टोल्ड यू कि 72, एक बारी 72, एक बारी 75। तो एक्यूरेसी में मेरा फोकस रहता था, ऑल्दो मेरे दोस्त थे जो 90 प्लस क्वेश्चंस करते थे एंड दे यूज्ड टू क्लियर प्रीलिम्स। तो माय फोकस वाज ऑन एक्यूरेसी। आई वुड सजेस्ट कि टू बी कॉन्फिडेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे डाउट ना करें, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करें। तो उसके लिए आप वही कर सकते हैं जो मैंने किया था, कि जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, यू कैन ट्राई ऑन योर सेल्फ कि आप ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, या फिर आप एक्यूरेसी पे फोकस करके 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो दिस आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, मतलब दिस वुड बी अ वे कि आप अपना डाउट खुद सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने 75 अराउंड क्वेश्चंस किए थे। देन फरवरी से प्री डेट इतने कम समय में आपने कैसे सब मैनेज किया? वही मैंने बताया, एक बेसिक चीजों की प्रिपरेशन में कर चुकी थी, मेजरली मेरे को स्ट्रैटेजाइज करना था चीजें, तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया। मैंने स्ट्रैटेजाइज किया, मैंने 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि अब मेरे को लो हैंगिंग fruits. I'm so sorry. I need to check my phone. ठीक है, तो ये था कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को आप टारगेट करें, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इजी होते हैं, जो जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद उन्हें आंसर कर पाते हैं इजीली। तो इस कम टाइम में मैंने ऐसे ही मैनेज किया। मेरा यही था कि जो क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, मुझे वो सॉल्व करने हैं। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 60 क्वेश्चंस सही करके आने हैं, वही मेरा पर्पस है। 100 के 100 क्वेश्चंस किसी को करने की जरूरत नहीं है। कोई 100 क्वेश्चंस कर भी देगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्ट्रैटेजाइज इसी तरह से करना है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ करंट अफेयर की हॉट न्यूज, वो मिस ना हो। उस टाइप की चीजें आपको मिस नहीं करनी है, और वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ने के बाद बाय चांस कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट मैंने किया था।
सजेशन मैं यही दूंगी कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. उसके बाद मल्टीपल रिविजन करें, हैव अ गुड रूटीन, ईट हेल्दी, डू सम एक्सरसाइजेस. फोकस करें कि आप मल्टीपल रिविजन्स करें, जितने ज्यादा हो सके उतने रिविजन्स करें. अपने कंटेंट को कंसाइज कर लीजिए. कंटेंट में बहुत ज्यादा भागिए नहीं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है. अपना कंटेंट आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपने अपना कंटेंट पढ़ा, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स पार्ट, वो एनी हाउ नया होगा, तो मतलब यू कैन समहाउ फील कि हाँ, ये वाली ये जो मेरा कंटेंट है दिस इज गुड इनफ, इससे मेरे क्वेश्चन समहाउ सॉल्व हो जाते हैं. और उसको आप अपडेट कर सकते हैं अपना करंट अफेयर के प्रिपरेशन से. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार करें, जो आपका कंटेंट है उसकी मल्टीपल रिविजन्स करें. यही मेन सजेशन है. नाउ आई विल सी द क्वेश्चंस. किसी को जो भी क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर सकते हैं. एंड पीछे के क्वेश्चंस आई थिंक थोड़ा निकल गए हैं. तो यस, सी सैट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? तो सी सैट में आई बिलीव 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. तो मुझे लगता है कि टू बी ऑन अ सेफर साइड, just two seconds. Yeah, just to be on a safer side, I would say कि आप तीनों प्रिपेयर कीजिए. कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर कीजिए. कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए 2013 से अभी तक के सारे कॉम्प्रिहेंशन उसके सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि आप सही तरीके से आंसर कर रहे हैं या नहीं. कॉम्प्रिहेंशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए. जो कि कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है, जो भी उसमें जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आंसर करना है, ना कि आपके पर्सनल बायसेस क्या है या फिर आपकी पर्सनल नॉलेज क्या है. जो भी आपने पढ़ा है अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन, वो सबको छोड़ देना. जो कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना है. तो कॉम्प्रिहेंशन का यही है कि सारे कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लीजिए. तो दैट इज गुड इनफ टू हैव अ गुड प्रैक्टिस फॉर कॉम्प्रिहेंशन. और अराउंड 30 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्पीड उसमें बढ़ा सकें. ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए है. तीसरा हो गया मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये किया था कि यूट्यूब पे वीडियोस हैं इवन फॉर एप्टीट्यूड. तो आप कोई भी सी सैट का फ्री सी सैट की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कोई भी देख सकते हैं. एक पूरा कोर्स कर लीजिए, वो मेजरली सारा सिलेबस कवर कर देंगे. और उसमें आप जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उन्होंने बताए हैं वो सब नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ और उनको रिवाइज कीजिए. और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स के और एप्टीट्यूड के, उनको सबको प्रैक्टिस कीजिए. मतलब आपका ये फोकस होना चाहिए कि उस जितने पहले क्वेश्चंस आए हैं उनमें जो फॉर्मूलाज यूज होते थे या वो किस तरह से सॉल्व करने हैं वो आपको आने चाहिए. और मेन एग्जाम में ये है कि सी सैट का पेपर थोड़ा लेंदी होता है. तो आपका 33% आपको मार्क्स चाहिए. आपको 28 नियरली 20 आउट ऑफ 80 28 सही क्वेश्चन करने होते हैं. सो द थिंग इज कि डोंट गेट ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस. कि कुछ एप्टीट्यूड के या मैथ्स के बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, तो वो सब आप एंड के लिए छोड़िए. पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लीजिए और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको जल्दी से आंसर कर सकते हैं वो आपको जल्दी से कम टाइम में आंसर करने हैं और फिर बचे हुए टाइम में आपको बाकी क्वेश्चंस आंसर करने हैं. तो 28 सही क्वेश्चन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अराउंड 35 to 40 या 42 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. तभी एक प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ 28 सही क्वेश्चंस होंगे. तो ये तो स्पीड का गेम है पूरा सी सैट वाला मेजरली मुझे लगता है. तो आप
जितना प्रैक्टिस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स जाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू से ही आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी, साइंस एंड एनवायरनमेंट सीसैट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, आई टोल्ड यू। साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी मेजरली ये करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, स्पेशली जो साइंस वाला पार्ट है। तो इसमें सर का जो द हिंदू चैनल है उसमें जो सर के क्वेश्चंस रहते हैं उससे काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक साइंस के लिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बेसिक साइंस आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी यूट्यूब पे चैनल फॉलो करके आप एक साइंस का कोर्स कर सकते हैं। आपका एक बेसिक कंटेंट आपका हो जाएगा, एक बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद तो करंट अफेयर्स पे ही साइंस और एनवायरनमेंट चलता है। जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने कहाँ से स्टार्ट की? मैंने बेसिकली यही था कि पहले बुक लिस्ट बनाई कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, और फिर जो बेसिक बुक्स हैं वो सब पढ़ना शुरू किया। लक्ष्मीकांत पढ़ा, एनसीईआरटीज पढ़ी, तो यही बेसिक, पहले बेसिक चीजें पढ़ी, उनको एक बार पढ़ा, उसके बाद जब थोड़ी क्लैरिटी आई उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड आगे की प्रिपरेशन की। साइंस टेक के लिए रिसोर्सेज, यार साइंस टेक के लिए आप कोई भी करंट अफेयर मैगजीन ले सकते हैं और उसी का कंटेंट आप प्रिपेयर कीजिए। फोकस इंक्रीज कैसे करें? फोकस इंक्रीज करने के लिए आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट स्पैन के लिए पढ़ा कि आधे घंटे पढ़ा, आधे घंटे सब कुछ साइड करके पढ़, सब कुछ साइड रखा, आधे घंटे पढ़ा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। या फिर आप ये है कि ठीक है आपने पढ़ा, उसके बाद भी जब आप खाना खा रहे हैं तो भी कुछ फोन पे या यूट्यूब पे या कहीं भी कुछ करंट अफेयर का देख लीजिए, तो उससे आपका मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जब एक टाइम ऐसा होगा कि हर टाइम आप कुछ ना कुछ, आपका जो फन एंटरटेनमेंट वाली चीज है उसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ाई की चीज हो रही है। बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो एमसीक्यूज कर लीजिए। तो इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग द फोकस, इट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर इनपुट एज वेल एज योर आउटपुट। तो उसके लिए आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें कि बाकी टाइम में भी आप कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं। और फोकस के लिए आप छोटे छोटे स्पैन में पढ़िए, आप मेडिटेशन करने का ट्राई कर सकते हैं, आप डेली रूटीन में योगा कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे कैसे मैनेजमेंट करें, एज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट शिवम यू आर टॉकिंग अबाउट? कि टाइम मैनेजमेंट आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या? तो आई एम अज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, कुछ और आपका हो तो यू कैन मैसेज। तो बेसिकली ये है कि ऐसा रहना चाहिए कि हाफ टाइम में आप एक बारी पूरा पेपर की एक रीडिंग हो जाए। तो जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो आप सीधा सीधा टिक करते जाएंगे, और जितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनको समहाउ एनसर्कल कर दीजिए, या वो फिर आप सेकेंड राउंड में करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि हाफ टाइम में या प्लस माइनस 5-10 मिनट्स आप एक बार ही पूरा पेपर खत्म कर लें। जो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से आते हैं मार्क कर लिए साथ में ओएमआर शीट में, या व्हाटएवर स्ट्रैटेजी यू फॉलो, एंड में मार्क करना चाहते हैं, साथ के साथ मार्क करना चाहते हैं। उसके बाद फिर बचे हुए हाफ टाइम में आप सेकेंड रीडिंग कीजिए। उसमें भी पूरे एग्जाम में आई वुड से कि 3 बार एटलीस्ट, 3 या 4 बार एक बार ही पूरा पेपर कीजिए। बचे हुए हाफ टाइम में एनी हाउ आपके क्वेश्चंस काफी कम हो जाएंगे, 40 to 45 क्वेश्चंस आई एम अज्यूमिंग कि आप पहली बार में मार देंगे, आप आंसर कर देंगे। तो देखने के लिए भी आधे ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो बचे हुए हाफ टाइम के नियरली उसके भी हाफ में 30-35 मिनट्स में आप एक और बार क्वेश्चंस को देखिए जो नहीं आए हैं, आप
उनमें सोच सकते हैं कि क्या आंसर होगा। और फिर जब भी आप उसके बाद भी आपने आंसर्स देखे, मार्क किया, फिर भी कुछ क्वेश्चन होंगे अभी आपको नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आ ही नहीं रहे हैं, आपने छोड़ दिए, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे अभी नहीं आ रहे हैं बट आपको लग रहा है कि यू कैन थिंक मोर अबाउट इट, तो उसको फिर आप सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम में मैनेज कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग आपका क्वेश्चन यही था। क्वालिटी एनवायरमेंट के लिए बुक का नाम बता दीजिए। मैंने शंकर आयस की बुक पढ़ी थी एक बारी अपने बेसिक कंटेंट के लिए, बट इट इज अगेन अ वेरी बल्की बुक। आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के, अब आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ी थी, नॉट इन दिस लास्ट फ्यू मंथ्स, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स पे ही फोकस करके आप पढ़ाई कीजिए। हिंदू कब तक देखना चाहिए? हिंदू आप पेपर से नियरली 10 दिन पहले तक, एक हफ्ता पहले तक देखिए। क्वालिटी पढ़ाई कैसे करें? क्वालिटी पढ़ाई, यू कैन ऑलवेज चेक योर क्वालिटी बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मतलब द क्वालिटी इज गुड। एंड क्वालिटी पढ़ाई, यू नो यार, आपने आधे घंटे पढ़ा है, उसके पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक है, मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, मुझे कुछ समझ आया उसके बारे में, क्या उनका वे ऑफ एनफोर्समेंट हो सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ आई हैं, आप उनके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, यही क्वालिटी है। क्वालिटी पढ़ाई की, जो आप पढ़े उसको अच्छे से समझें, उसको याद करने की कोशिश करें। याद एक बार में नहीं होते, उसके लिए तो रिविजन लगता है, बट हाँ, जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स, यार आई वॉज नॉट मच इनटू नोट्स मेकिंग, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करती थी, मैं अपना जो भी बुक है उसमें चीजें हाईलाइट कर लेती थी और उसके बाद हाईलाइटेड चीजें ही पढ़ती थी। तो आइदर वेज यू कैन डू, इफ यू वांट टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े होने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए या चीजें हाईलाइट कर लीजिए। प्रेशर एंड टाइम, प्रेशर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, अपना इमोशनल मैनेजमेंट की। सिंस आई कुड नॉट क्लियर प्रीवियस 2 प्रीलिम्स, तो आई वाज वेरी अपसेट अबाउट इट। तो मैं सर से बात करती थी, अपनी फैमिली से बात करती थी, कुछ अच्छे दोस्त होते हैं उनसे बात करती थी। तो इट इज अ लॉट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज रिक्वायर्ड। तो वो चीजें हैं कि आप प्रेशर उस तरह से मैनेज कीजिए कि हैव सम गुड फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स अराउंड यू, तो उनसे बात कीजिए। कुछ आप मेडिटेशन वगैरह करने का ट्राई कर सकते हैं, योगा करने का ट्राई कर सकते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट, यार आई टोल्ड यू इन डिटेल कि किस तरह से। आई टोल्ड यू कि मैं उठते ही पहले 1 घंटा पढ़ लेती थी, या फिर उसके अलावा कुछ फ्री टाइम में भी, खाना खाते हुए भी कुछ करंट अफेयर्स देख लिया, उस तरह से मैनेज किया। हिंदू पीडीएफ बहुत लेंदी है, रिविजन स्ट्रैटेजी। यार हिंदू पीडीएफ अगर आप रोज रोज करते जाएंगे तो इट इज नॉट वेरी लेंदी। एंड इफ यू हैव डन योर बेसिक्स, तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिविजन, क्योंकि सर का जो हिंदू पीडीएफ होता है उसमें करंट अफेयर के साथ साथ एक बैकग्राउंड भी सर देते हैं। तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको करंट अफेयर वाली चीजें भी पता चल जाती हैं। तो धीरे धीरे आई वुड से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मे बी अगर आपको उसका पीडीएफ करने में आज 1-1.5 घंटा लगता है, तो इवेंचुअली जब आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ज्यादा चीजें पता होंगी, तो इवेंचुअली यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि आपको बेसिक पता होगा और आप करंट अफेयर वाली चीजें कि अच्छा ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ करके आप
30-35 मिनट्स में वो बहुत इजीली कर सकते हैं. तो आई वुड से कि इवन इफ इट इज टेकिंग टाइम, डू गिव इट टाइम. और आगे आगे जाके आप उसको कम टाइम में कर पाएंगे. एंड इट इज अ वेरी गुड, आई वुड से, इन्वेस्टमेंट. वो आपका टाइम ले भी रहा है, आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा ले भी रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. डू रीड इट. नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है, इसे कैसे ठीक करे यार? एक्यूरेसी, आप जितना पढ़ेंगे आपको चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी, एंड ओवर द टाइम आप नेगेटिव नहीं करेंगे. इसका तो सॉल्यूशन पढ़ना ही है. मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी. तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो कैसे शुरू करें यार? बेसिक चीजें पढ़िए, और जो बेसिक बुक्स रहती हैं वो पढ़िए, और पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए. पीवाईक्यू बेस्ड एक बारी अपना बेस पढ़िए, फिर पीवाईक्यू करिए, और उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए. 2027 के लिए स्ट्रैटेजी, 2027 के लिए भी यही है यार. इट इज 2025 वाला एग्जाम अभी आप लोग देंगे. यू हैव टाइम. डू योर बेसिक्स, डू योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू. और जब अपना न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हैं, और जब एक्चुअली आपका एग्जाम अटेम्प्ट होगा तब अच्छे से और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके उस टाइम फिर आप ये मॉक टेस्ट दीजिए, और यही स्ट्रैटेजी रहेगी. मैम सेल्फ डाउट को अभी तैयार, self doubt is something which will always stay. So it's about ki do multiple revisions, give the mocks, do the PYQs again and again. So this is the only way to overcome that. Mains के लिए book, mains के लिए we will take another session. फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में पीटी क्लियर नहीं होने का कारण, आई वुड से आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो एनी हाउ दैट वाज आल्सो व्हिच केप्ट मी मोटिवेटेड, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को एक ही फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट देना है. तो समहाउ मुझे पता था कि फर्स्ट और सेकेंड में मैं पढ़ी नहीं हूँ अच्छे से, तो उसमें भी ये था कि एक बार अच्छे से देना है. तो उस वजह से मैं 2022 वाला अटेम्प्ट थोड़ा बेटर वे में दे पाई थी. तो देयर वर मल्टीपल रीजंस आई कुडंट स्टडी. तो आई फील आई वाजंट वेल प्रिपेयर्ड. और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हमारी प्रिपरेशन कम होती है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लियर पीटी. अब आपने हिंदू के नोट्स बनाए थे? नहीं, हिंदू के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे. मैं वही पीडीएफ बार बार पढ़ती थी, उसी से काफी चीजें रेपिटेटिव होती हैं, वो रिविजन होता रहता है. Congratulations. थैंक यू श्लोक. सुनाले, अब जब टाइम कम है तो कैसे अप्रोच करें यार? अब टाइम कम है तो वही स्ट्रैटेजाइज, फाइंड 3 टॉपिक्स, 3 सब्जेक्ट्स, उनको बहुत अच्छे से करिए. बाकी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ आप सब अगर आप बिल्कुल ही स्क्रैच से कर रहे हैं, सब करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा. तो इट इज बेटर कि आप 3 सब्जेक्ट में से, जिसमें से उसी में से आप समहाउ कुछ 60 to 65 क्वेश्चंस कर पाए. तो स्ट्रैटेजाइज ऑन 3 सब्जेक्ट्स, और साथ में बाकी को थोड़ा थोड़ा देखिए कि उनके कुछ जो इजी क्वेश्चंस है वो आप आंसर कर पाए. पीवाईक्यूज के लिए घटना चक्र, पीवाईक्यूज के लिए घटना चक्र कर सकते हैं. मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ. आप मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वेश्चन? प्लीज रीराइट योर क्वेश्चन कि आप व्हाट डू यू वांट टू आस्क. हिंदू के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे. इफ यू आर इनटू इट तो यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट मैंने हिंदू के नोट्स नहीं बनाए थे. हिंदू के नोट्स यार, आई वाज
आई वुड से दिस ओनली, आपने ये सेम क्वेश्चन काफी बार टाइप कर दिया है कि हिंदू के नोट्स बनाए या नहीं। मैंने नहीं बनाए थे, मैं उसी को पढ़ के रिवाइज कर लेती थी। बाकी हाँ, आप बहुत ही कंसाइज नोट्स की कोई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट आपको लगा, या एक प्लेसेस वाले क्वेश्चन आते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो एक सिटी है, वो कौन सी कंट्री में है, तो आप पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ प्लेसेस आ रही हैं जो न्यूज में है, कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कहीं पे कुछ न्यू मिनरल्स मिले हैं, तो वो सब प्लेसेस के उस तरह के नोट्स की आप बहुत ही कंसाइज नोट्स, क्योंकि बल्कि नोट्स बनाएंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम बहुत कम है, तो बहुत ही कंसाइज टाइप के नोट्स की कुछ प्लेसेस हो गई या कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, कुछ इसरो के मिशन हो गए, उस टाइप की चीजों के आप नोट्स बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यूज कर सकते हैं यार, पीवाई क्यूज के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं जो जिसमें भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हो या ईयर वाइज क्वेश्चंस हो, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट। कोचिंग ऑफलाइन करे या ऑनलाइन, या सी ऑनलाइन हेल्प्स यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई वुड से कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं और किसी मेंटोर के कांटेक्ट में रह सकते हैं। बाकी आपके लिए जो अवेलेबल इजीली हो, जो अफोर्डेबल इजीली हो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं व्हेन यू डिसाइड दीज थिंग्स, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आई वुड से एनी हाउ सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैगजीन कौन सी फॉलो की थी? मैगजीन मैंने एंड में विजन की PT 365 पढ़ी थी। Thank you for all your wishes. Thank you for all your congratulations. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हिंदी कंपलसरी और हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश कंपलसरी में इशू। यार मेंस के टाइम पे आपको ये एग्जाम देना होगा। इट्स आई वुड इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। आप फिलहाल तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। आप प्रैक्टिस करके वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी मेंस का हम अलग से सेशन लेंगे। छवि, विच बुक यू आर आस्किंग अबाउट? डू यू वांट टू मी टू टेल यू की एंटायर बुक लिस्ट? तो बुक लिस्ट आप गूगल कर सकते हैं। इट्स मोर और लेस सेम एवरीवेयर। और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक आप पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क। Congratulations. और 3 सब्जेक्ट को अच्छे से और बाकी सब्जेक्ट्स को सिर्फ टेस्ट सीरीज तो रहेगी ही। बाकी आई वुड से कि थोड़ा थोड़ा बेसिक भी आपको उनका पता होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होने चाहिए कि यू वुड वांट कि अगर उस सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन है तो आप 14 कर पाए उस टाइप का, या 13 कर पाए उस टाइप से आप अच्छे से करें। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आई वुड से कि बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा उनको पढ़ लेंगे, थोड़ा उनका बेसिक पढ़ लेंगे। उसमें बहुत मे बी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, पर बेसिक उनका भी पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी इज वेरी गुड, आप वो फॉलो कीजिए। एंटायर बुक लिस्ट जो मैंने रेफर करी थी यार, जो नॉर्मल गूगल पे अवेलेबल होती है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक के लिए आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड, तो मैंने साइंस एंड टेक के लिए कभी अलग से कोई बेसिक चीजों के लिए बुक्स नहीं पढ़ी थी। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन या फिर ईयरली कंपाइलेशन और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से। उसके बाद एनवायरमेंट के लिए आई रेड शंकर आईएएस ड्यूरिंग माय इनिशियल इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, जिससे एक मेरा बेस क्लियर हो गया था। बट उसमें आई वुड से कि मुझे लगा कि ठीक है, मेरे को एक बार उसकी रीडिंग से या उसके बाद एक आधा बार रिविजन से आई एम थरो विद द बुक, तो उसके बाद मैंने उसे दोबारा नहीं पढ़ा था, सिर्फ करंट अफेयर्स ही किए थे। बाकी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप
एक बारी एक बेसिक चीजें आपको क्लियर कवर हुई है या नहीं, आप शंकर आईएएस कर सकते हैं, बट अगेन इट इज अ वेरी बल्की बुक. You need to judge for yourself whether you have time or not, या फिर आपको लगता है कि वो बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी आती है तो यू कैन स्किप इट, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी बिल्कुल ही बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो आप कर सकते हैं. और आई थिंक और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए उस टाइम मृणाल सर का पूरा एक कंपाइलेशन आता है, वो मैंने पढ़ा था. तो आप बेस्ड ऑन योर थिंग्स कि आप कहाँ से क्या कर रहे हैं चीजें पढ़ सकते हैं. बाय एंड लार्ज चीजें सेम ही होती है. इट्स अबाउट रीडिंग दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन. मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है मैम. ओके, मेंस के लिए वी विल हैव अ सेपरेट क्लास. आप साइंस साइड से हैं तो आपने मैथमेटिक्स से थे या आप बायोलॉजी ग्रुप के थे. यार आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो. आई डिड रेड मैथ्स टिल क्लास 12th. लास्ट टाइम करंट रिविजन कैसे की थी आप? लास्ट टाइम लाइक इन माय लास्ट अटेम्प्ट और ड्यूरिंग द लास्ट डेज. तो आई वुड से कि यार करंट रिविजन एकदम से इट इज नॉट समथिंग कि आप लास्ट में कर लिए. इट इज अ प्रोसेस. आप चीजें पढ़ते रहते. आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं या फिर आप हिंदू का पीडीएफ रोज पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं. दैट इज ऑल्सो अ रिविजन. उसके बाद जो भी कंपाइलेशंस मैंने लिए थे उनको ही मैंने पढ़ के रिवाइज किया था. So I hope that's all. The questions are over. If someone has more questions, you can please ask. So I believe that's it. Thank you everyone. All the very best. Revise and revise. That is the main thing I would say. Thank you so much. भाभी भी आएंगी ना, मम्मी को भी बुला लो नीचे यार खाने का. चलो हो गया बेटा. अब आज छुट्टी. एंजॉय करो. कैसा रहा सेशन?
अब थोड़ा रिदम का भोज हो जाए, आप सब लोग सिलेक्शन पाइए, तो ऐसे ही हमारे साथ डिनर करने का या लंच करने का लुत्फ उठाइए। ये सिलेक्टेड बच्चों को मिलता है 1 दिन का बस, और ये मैं शुरू से करता हूं। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, अब आप लोग भी आइए, आप सबका भी स्वागत है। अगली बार 25 में, 26 में, 27 में, और जो भी रूखा सूखा गीला अच्छा थोड़ा खराब कुछ भी, आइए खाने का आनंद लीजिए, जो भी हमारे पास है, कम या ज्यादा। तो बिल्कुल बिल्कुल शिवम, मैं चाहता हूं बेटे, शिवम कह रहा सर हम सब भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलेगा, और ये बड़ा बेहतरीन क्षण होता है। मैं एक बड़ा बेहतरीन, पिछली बार प्रहलाद शर्मा जिनकी 104 रैंक आई थी, तो हम लोगों ने बड़ी देर तक बात की, खाना पीना खाया, बड़ा ये एक दिन, क्योंकि मैं बच्चों के साथ पूरा 100% इन्वॉल्व होता हूं और हम पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा, ये मैंने एक इनिशिएट अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएट है। धीरे धीरे इसमें और बच्चों की संख्या बढ़ेगी, जैसे इस बार उम्मीद है कि इस बार तो खैर मेरे एक्चुअल में मेरे 2 तो अभी रिसेंट के बच्चे, एक बच्चा और मेरी ऑफलाइन का मिला है, उसने भी इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसकी मतलब अगर सफलता उसको मिलती है, मैं उसका कोई श्रेय लूंगा नहीं, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से मुझसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन है बहुत प्यारा बच्चा। तो इस बार उम्मीद करता हूं कि 2-3 लोगों को भोजन कराऊं, और 2025 में तो अनगिनत कर दूंगा, मेरी गारंटी है। 2025 वाले इस चीज को समझ भी रहे होंगे सर क्या ही गेम खेले हैं, और ये भी डर भी लगता है कि अगर अपनी तरफ से तो मैं 100% कर रहा हूं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, अगर गड़बड़ हो गया तो एक वो भी डर रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स, पता नहीं आप सब इतना, खासकर हिंदी मीडियम बच्चे, इतना भय है प्रीलिम्स को लेकर के, घबरा जाएंगे, टफ आ जाएगा, ट्रांसलेटेड वर्ड आ जाएंगे, अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं। अरे भाई जो टफ आ रहा भाड़ में जाओ तुम, जो सरल आ रहा है, आज फिर एक चैलेंज देके क्लास रोक रहा हूं, जा करके 2013 से 2024 तक का पेपर उठा के देख लेना और निकाल लेना, 50 से 55 क्वेश्चन आप देखना, लगभग सरल या कुछ उससे कठिन रहते हैं, बहुत कठिन नहीं रहते, लेकिन हमारी निगाह जाती है 45 क्वेश्चन पर, हमारी निगाह कहां जाती है 45 क्वेश्चन पर, जो एकदम से हमें तकलीफ देते हैं, हमें लगता है कि अरे बाप रे पेपर बहुत टफ था, लेकिन कभी ऐसा एनालिसिस नहीं होता। और मैंने हमेशा ऐसा ही किया कि बच्चों देखो 40 से 50 क्वेश्चन बहुत इजी है, मेरिट उतनी ही जा रही है, तो अब एक बार आप पेपर का एनालिसिस करिए। तो स्वाभाविक है सटीकता पर फोकस कीजिए, जैसे हम एग्रीकल्चर में क्या पढ़ते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग होनी चाहिए, सटीक एग्रीकल्चर होना चाहिए, सटीक कृषि, जितनी जिस इनपुट की आवश्यकता उतना ही मिले, उससे ज्यादा ना मिले, संसाधनों का बचाव होगा और बेहतर उत्पादन होगा। तो वो जो प्रिसीजन फार्मिंग है, वैसे ही प्रिसीजन एजुकेशन भी है, यानी सटीक पढ़ाई। तो सटीक पढ़ाई का मतलब क्या कि भाई हम 50 मार रहे हैं, हमें गारंटी है कि इसमें से 2 या 3 जा सकते हैं, तो 3 गए तो 47 हुआ, एक और कट गया तो 46 हुआ। अब बाकी का 50 सिक्योर होने के लिए भाई मुझे 50 में केवल 10, मतलब ऐसा अटेम्प्ट करना है कट कुटा के अगले 50 में मेरा 10 रहे, तो 46, 10, 56, 100% प्रीलिम्स की गारंटी लेके मैं अब मेंस की तैयारी करने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो मुझे लगता है कि अगर इस अप्रोच से आप चलते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट है। बाकी रिदम ने बताया, मैं हट गया था, मैंने कहा आप सब बच्चे हैं, आपस में आप चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आप सबने आपस में अच्छी चर्चा की, और ईश्वर कर से यही कामना करूंगा कि आप सब एक दिन यहां इसी प्रकार से आए और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार से संदेश दें। यह भी तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्षण होता है कि हम सेलेक्ट हों और हम दूसरों को बताएं कि हम कैसे सेलेक्ट हुए थे। एक समय वो आप ही की समस्या में थे, आज आपको समाधान बता रहे हैं।
ये जो पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस एग्जाम में, वो अपने आप में अद्भुत है। एक समय वो भी आप ही के जैसे कि प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, ऑप्शनल कैसे करना है, और आज वही आपको सिखा रहे हैं कि प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, फाइनल कैसे निकलेगा। तो ये जो, इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक पर्सनालिटी के एक दूसरी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म होने की प्रक्रिया। तो आप भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। आप अब भी फर्स्ट स्टेज में, ये लोग फर्स्ट स्टेज पार करके सेकंड स्टेज में आए हैं, आप भी एक दिन वह स्टेज पास करके इस स्टेज में आएंगे, यानी सेकंड स्टेज में आएंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। बाय, थैंक यू, मेहनत करिए और आज की पीपीटी का पीडीएफ का आनंद खुद लीजिए, और फिर उसके बाद उस पर जो भी रहेगा अपन चर्चा कर लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ शिवम, मेरी बात हो गई स्नेहा से ना, हाँ हाँ, उससे मेरी बात हो चुकी है। हाँ हाँ, पीपीटी अपलोड हो गई होगी, आप चेक करें। बाय, थैंक यू।